किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको ऐसी बहुत सी जानकारी मिल जाएगी जिनको आप नहीं अपनाते हैं। आप लोग सोचते तो हैं कि हम अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, उसके लिए बहुत सी चीज़ों को करते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं जिनको आप नहीं अपनाते हैं या अपनाना नहीं चाहते हैं, और जो कारण बनता है कम पैदावार का। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनको आपको ज़रूर अपनी फसल के अधिक उत्पादन के लिए अपनाना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों को अपना लेते हैं तो निश्चित बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी जिनको आप अपनी फसल में अपना करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। देखिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हम किसान भाई क्या करते हैं, उर्वरकों को प्रयोग कर देते हैं। कुछ किसान भाई आज के सूक्ष्म तत्व भी प्रयोग करना चालू कर दिए हैं, और बहुत से किसान भाई थोड़ी बहुत और जो तकनीकी चीज़ें हैं उनको लगा देते हैं। अब इन छोटे मोटे कामों से आपके उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। कभी कभी होता है कि हम उर्वरकों को और इन चीज़ों पर पैसा बहुत खर्च कर देते हैं और उस पैसे के हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो ऐसा भी नहीं आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मार्केट में हैं सब अपने खेतों में डाल दीजिए, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी आपको मानकर चलना है कि आपको जो भी चीज़ें करना है वो अच्छी तरीके से, संतुलित तरीके से, सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना है। तो कौन कौन सी चीज़ों को आप अपने खेती में अपनाएंगे, चलिए हम एक एक करके बताते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो उर्वरकों का और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना। उर्वरकों का और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करने के लिए जो संतुलित मात्रा है उसको ध्यान रखना है। सबसे अच्छी चीज़ तो है कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लीजिए, और मिट्टी की जांच के आधार पर पता चल जाएगा कि आपके खेत में किन तत्वों की कमी है और किनको देना है और किनको नहीं देना, क्योंकि जो तत्व आपके खेत में पहले से मौजूद हैं उन पर पैसा खर्च करना बेकार है। और जब हम मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं तो उन पर भी हमें खर्चा करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें ऐसे तो पता नहीं है कौन सी तत्व हैं हमारे खेत में, कौन से नहीं हैं। और कभी कभी जब हम पता नहीं होता है इन चीज़ों का, तो उन तत्वों की जब हम पूर्ति करते हैं तो उनकी मात्रा हमारे खेत में अधिक हो जाती है। तो अधिक होने से भी नुकसान है, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की एक संतुलित मात्रा जरूरी है, लेकिन अधिक मात्राएं होती है तो उससे भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मिट्टी की जांच के आधार पर ही आप उर्वरकों को दें, जिससे आपकी पैदावार तो अच्छी मिलेगी और लागत आपकी कम हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, अब कुछ किसान भाई क्या हैं कि आज के समय में, हालांकि बहुत कम संख्या ऐसी बची है कि पुराने सीड्स की बुआई करें, तो कुछ किसान भाई फिर भी ऐसे हैं कि लगातार 10 से 15 साल, 8 साल ऐसी पुरानी किस्मों को बुआई करते रहते हैं। तो उन किस्मों का धीरे धीरे उत्पादन भी कम हो जाता है, और उसके साथ साथ जो है उसमें रोग बीमारियां भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब उत्पादन तो कम मिलता है, उनकी बुआई करते हैं, रोग बीमारियां जब बढ़ती हैं तो उनके लिए दवाओं का खर्चा भी हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नई वैरायटियाँ लॉन्च हुई हैं उनकी बुआई करें। यदि वो नहीं मिल पाती हैं तो बहुत ज़्यादा जो 3 से 4 साल, अधिकतम 5 साल में जो विकसित हुई हैं वैरायटियाँ, उनको बुआई करना चाहिए, जिससे वो आपके वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जो मौसम में बदलाव हो रहा है, उन चीज़ों को भी ध्यान रख करके उन वैरायटियों को तैयार किया जाता है। और रोग बीमारियां भी जो नई नई आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी वैसी वैरायटियां तैयार की जाती हैं, और जो मौसम, जो परिस्थितियां हैं उनको भी वो झेलने की नई वैरायटियां क्षमता रखती हैं, और उत्पादन भी पुरानी वैरायटियों से कहीं ज़्यादा मिलता है। रोग बीमारियों की बात करें तो उनसे लड़ने की क्षमता शुरुआत में काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए रोग बीमारियां भी उनमें कम लगती हैं। तो कोशिश करें कि नई किस्मों की ही बुआई करना चाहिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि आप देखते हैं कि फसल जब कोई भी लगाते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा उगते हैं। तो बहुत सी ऐसे फसलें हैं जिनको आप लगाते हैं तो शुरुआत में ही खरपतवार नाशी को डाल देने से लगभग 1 से 1.5 महीना किसी तरह का खरपतवार नहीं उगता है। तो उन खेतों में, उन फसलों में आपको शुरुआत में ही खरपतवार
नाशी को डालना चाहिए। और अगर आपने फसल की बुआई कर दी है तो जब 30 दिन के अंदर का खरपतवार हो उस टाइम तक आपको खरपतवार नाशी डालना चाहिए, जिससे खरपतवार अच्छी तरह से आपकी फसल में कंट्रोल भी हो जाएंगे और इन पर खर्चा भी कम आता है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो फसल आपकी अच्छी होगी, क्योंकि शुरुआत से ही आपने खरपतवारों पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिया। और बड़े खरपतवार जब हो जाते हैं तो जब आप उन पर दवाओं को डालते हैं तो आपको दवा भी एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, और इसके साथ नुकसान जो होता है, आपने जो फसल लगा रखी है वो भी प्रभावित होती है। तो कोशिश यही करें कि जो खरपतवार छोटे छोटे हैं उन पर ही आप खरपतवार नाशी का यूज कर लें। चौथी चीज़ है आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना। आज के समय में आधुनिकता के साथ दुनिया जुड़ती जा रही है, और हम किसान भाइयों को भी जो आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं, जो आधुनिक तरीके से खेती करने की तकनीकियाँ विकसित की गई हैं, उनको ज़रूर अपने खेती में अपनाना चाहिए। यदि हम उनको अपनाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा होता है, और इन तकनीकों को अपनाने से जो है मार्केट में हमें फसल का रेट भी ज़्यादा मिल जाता है, और दूसरी चीज़ अच्छी गुणवत्ता वाली फसल भी तैयार होती है और लागत भी हमारी कम हो जाती है। चौथी चीज़ सिंचाई की व्यवस्था। अब जो फसल आप लगा रहे हैं उसमें जितनी सिंचाई करने का आधार रखा जाता है उतनी सिंचाई आप ज़रूर करें। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर उतनी सिंचाई करना संभव नहीं है तो ऐसी वैरायटियों की बुआई करें जो कम सिंचाई वाली हों। और यदि सिंचाई आप टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो उसको यानी कम पानी के में भी वो सर्वाइव कर सकें और उसको झेलने की, सूखा झेलने की क्षमता हो, तो उस हिसाब से सिंचाई करनी है। और उसी हिसाब से वैरायटियों को भी चयन करना है। अपने क्षेत्र के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, वातावरण के आधार पर ही वैरायटियों को चयन करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र की वैरायटी है और आप दूसरे क्षेत्र में लगा दें और वहाँ तो उत्पादन आपको सोचेंगे कि बहुत अच्छा मिला था, लेकिन यहाँ पर हम लगा रहे हैं तो उत्पादन मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो आपके एरिया के हिसाब से वैरायटी नहीं है, इसलिए उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पाँचवीं चीज़ है अधिक पानी और धूप से बचाना। तो अधिक पानी, यदि आप लगातार सिंचाई पे सिंचाई करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, तो उससे भी देखेंगे कि फसल कमज़ोर हो जाती, इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है और जब सिंचाई करने की आवश्यकता होती है तो आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, जिससे धूप के कारण पौधा जो है उसके विकास में बाधा पड़ती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है और पैदावार पर सीधे सीधे विपरीत प्रभाव पड़ता है। छठी चीज़ जो है वो भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इस काम को किसान भाई बहुत अधिक करते हैं, रोग बीमारियां लगने से बचाना। अब रोग बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, बीज जनित होती हैं, मिट्टी वाली होती हैं, मिट्टी के कीट होते हैं, मिट्टी में फफूंद होती है, पौधे पर फफूंद लगती है, बीज के साथ जो फफूंद होती है, कभी कभी पौधा अंकुरित ही नहीं हो पाता। तो इस तरह की जो रोग बीमारियां जितनी भी लगती हैं उनको आपको टाइम पर पहचानने का तरीका पता होना चाहिए और उचित टाइम पर उचित दवा का यूज करना चाहिए। एक दवा को कभी भी लगातार 2 बार स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि पहली बार आपने किसी दवा को यूज किया है तो दूसरी बार आपको दवा बदल देनी चाहिए, जिससे रिजल्ट अच्छे आएंगे। और उन दवाओं को ऐसा नहीं कि वो बेकार में चली जाएंगी, बाद में यदि बच जाती हैं तो उनको आप दूसरी फसलों में या बाद में भी डाल सकते हैं। इस तरह से रोग बीमारियों को आपको अच्छी तरह से नियंत्रण भी कर पाएंगे और रोग लगने से बच जाएंगे और दवाओं का खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। तैयार फसल को समय पर हार्वेस्टिंग कराना, ये भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे धान की कटाई हो गई तो 90 से 95% तक यदि बाली पक चुकी है तो उस टाइम पर आपको कटाई कर लेनी चाहिए। और इसी तरह से जो दूसरी फसलें हैं उनका एक टाइम होता है हार्वेस्टिंग का, तो उस टाइम पर आपको हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो सही टाइम पर हार्वेस्टिंग कराना ज़रूरी हो जाता है, जिससे जो है फसल की गुणवत्ता बरकरार रहती है। और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो पकने के बाद झड़ना चालू हो जाती हैं, तो वो नुकसान होने से भी बच जाएगा। 8वीं चीज़ है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाना। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आजकल किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जैसे हरी फसलें जो होती हैं उनको आप लगाइए और उनकी खेत में ढैचा आदि की जुताई करवा दीजिए, जिससे जो है उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। और कंपोस्ट खाद को भी यूज करना चाहिए। बहुत कम किसान भाइयों
के पास कंपोस्ट खाद होती है जो यूज करते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से ख़रीद सकते हैं, इधर उधर गांव में मिल जाती हैं तो उनको भी डाल सकते हैं। जिनके पास जानवर हैं लेकिन खेती इतनी नहीं है तो उनके पास से लेकर के और उसको आधुनिक तरीके से कंपोस्ट करके ज़्यादा ताकतवर बना करके यूज कर सकते हैं, तो उसकी मात्रा भी कम पड़ती है और उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। नवीं चीज़ है जुताई अच्छी तरह से करना। आजकल क्या है कि बहुत से किसान भाई जो अक्सर किराए पर लेकर के खेत की जुताई करवाते हैं, सामान्य रूप से हल्की जुताई करवा देते हैं और उसी में बुआई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से खेत की जुताई करना चाहिए। कुछ टाइम के लिए धूप में छोड़ देना चाहिए, जिससे जो कीट उसमें मिट्टी में पनप रहे हैं उनसे भी बचाव हो जाएगा और जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें फसल भी अच्छे से जो है अंकुरित होती है और अच्छे से उसमें जो है जड़ों का विकास होगा, जिससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। 10वां जो ज़रूरी काम है, इसको बहुत से किसान भाई परेशान हो रहे हैं और इनको अपनाना आपको ज़रूर चाहिए। देखिए चूहे यदि हैं तो वो भी आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो चूहे से बचाव के लिए आपको उपाय करने चाहिए। मैंने पहले से ही वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। जंगली पशुओं, आवारा पशुओं से भी आप अपनी फसल के बचाने के उपाय करने चाहिए। आज के समय में जंगली जानवरों से आवारा पशु ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये और इस समस्या से बचने के आपको उपाय करने चाहिए, तरीके अपनाने चाहिए, जिससे जो है जो आपने फसल लगाई है उसका आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा और जो लागत आदि होती है वो भी आपकी कम होगी और बहुत अच्छी गुणवत्ता की और अच्छी क्वालिटी की आपकी फसल तैयार होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी थोड़ी लंबी वीडियो थी, बोरिंग भरी होगी, लेकिन यदि आपने अंत तक देख लिया तो बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिल गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।